वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो बेरोज़गारी और युवाओं की हालत इतनी ख़राब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जितनी भी सरकारें आईं और जो भी सरकारें अपना एजेंडा चलाती हैं, वर्तमान में फ्री के अलावा कोई बात नहीं करती। वर्तमान में अगर आप देखें, चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में आने वाले समय में, तो कमलनाथ जी हों या शिवराज जी हों, दोनों केवल फ्री सिलेंडर दे देंगे, फ्री पैसे बांट देंगे, लेकिन किसी के भी एजेंडे में आप देखेंगी तो रोज़गार को लेकर, युवाओं को लेकर कोई वार्तालाप नहीं है। ना ही कोई एजेंडा है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने बेरोज़गारों को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी एजेंडा शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। केवल एजेंडा है तो हम फ्री बांट देंगे, फ्री के बहाने वोट लेते रहेंगे, बस और कुछ नहीं। अगर देश की बात करें आप तो देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में थोड़ा बहुत रोज़गार है, फैक्ट्रियां हैं, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, लोग जाते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, लेकिन घरों में भी किसी के पास बुजुर्ग माता पिता हैं, किसी के पास बूढ़े माता पिता हैं, तो उनकी सेवा भी करनी पड़ती है। तो सब लोग बाहर नहीं रह सकते कि बाहर रोज़गार करें। और बाहर मिलता क्या है लोगों को? गालियाँ मिलती हैं। उसके अलावा जितने काम करते हैं वो क्या उतनी मजदूरी पाते हैं अपनी मेहनत के हिसाब से? कोई नहीं पाता है। और क्या सारे व्यक्ति जितने भारत में हैं सब गुजरात और महाराष्ट्र में रोज़गार पा सकते हैं? नहीं पा सकते। अभी बहुत सारे मेरे गांव में लोग हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं, गुजरात से लौट कर आए हैं, ख़राब पानी व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मेरा एक दोस्त है बाहर गुजरात गया था, उसकी आँख ख़राब हो गई, ऑपरेशन हुआ उसका, जिससे आज दिक्कत हो रही है। उसके घर में एक गूंगी माँ है और बुजुर्ग पिता हैं जिनको सुनाई नहीं देता। तो अब क्या किया जाए उसको? वो बाहर भी नहीं जा सकता, उसके पास ज़मीन भी नहीं है और वो घर में ही रह रहा है। और घर में यहाँ विंध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कोई रोज़गार का साधन ही नहीं है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े नेता लोग बने, लेकिन आज तक विंध्य में, रीवा क्षेत्र में आसपास कोई रोज़गार का साधन हुआ? विंध्य के लोग बाहर जाएंगे पढ़ने, इंदौर जाएंगे, विंध्य के लोग जाएंगे आपके भोपाल जाएंगे, विंध्य के लोग दिल्ली जाएंगे, लेकिन विंध्य में कुछ है? एक समय जो विंध्य मुख्यमंत्री देता था, 8 सालों के लिए लगभग यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, विंध्य प्रदेश बना था, लेकिन आज क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ विधानसभा, आपके रीवा नगर निगम में विधानसभा बैठता था, रीवा नगर जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ विधानसभा था, लेकिन आज क्या है? आज कुछ नहीं है विंध्य में। सारी सुविधाएं, सारे जो भी हैं वो सब विंध्य से बाहर हैं और विंध्य के लोग बाहर रोज़गार करने जाते। अब नॉर्मल BA-BSc करना है तो ठीक है, MBA करना है तो बाहर जाओ, CA करना है तो बाहर जाओ, बड़ी कोचिंग करनी है IAS IPS की तो बाहर जाओ, कोई इंजीनियरिंग करनी है तो बाहर जाओ। विंध्य में है क्या? बेरोज़गारी की बात करें आपसे तो बेरोज़गारी में नज़रिया इतना ख़राब है कि लोग अपनी बेटी तक देना नहीं चाहते अगर कोई बेरोज़गार है। लोगों के, मेरे सर के देखिए बाल पक गए, लगभग 30 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने भी शादी नहीं की। कारण क्या है? बेरोज़गारी है। कोई अपनी बेटी देगा तो एक बेरोज़गार को क्यों देगा? बिल्कुल कोई भी नहीं दे सकता। तो सर के बाल पक गए हैं, इसलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोज़गार है नहीं। तो रोज़गार अगर होता तो बढ़िया अपने भी बाल बच्चे बचते, घर होता, लेकिन नहीं। और बेरोज़गारों की बात करें तो आप बिहार चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ। पश्चिम बंगाल में तो मैंने देखा है कि लगभग 40-40 साल की लड़कियां, 45-45 साल के लड़के घूम रहे हैं। आप कमाते हो, अच्छा खासा कमाते हो, किराने में ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो लोग लड़कियां देने को तैयार नहीं हैं। तो बेरोज़गारी की वो मानसिकता समाज में बन चुकी है, बेरोज़गारों से इतनी लोगों को घृणा हो चुकी है कि बेरोज़गारों को कोई भी सम्मान नहीं करता, बल्कि चिढ़ाते हैं। अगर किसी ने 4 साल 5 साल कोचिंग कर ली, बेचारा कर रहा है, पढ़ता भी है, अच्छा नंबर भी आ रहा है, किसी के 75 नंबर आ रहे हैं, किसी के 70 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर में तो आदमी फर्स्ट हो जाता है, लेकिन वैकेंसी निकलनी चाहिए 1 लाख, निकलती है 10,000, कट ऑफ चला जाता है 85%, 90%, लेकिन वो अगर कोई 75% पा रहा है, 70 नंबर 75-70 नंबर पा रहा है तो वो नहीं है, बुद्धि तो उसकी अच्छी खासी है, लेकिन नौकरी नहीं पा रहा है क्योंकि जगह कम निकली है, जगह निकलती नहीं है तो लोग रोज़गार पाते नहीं हैं और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है जगह जगह। कोई सरकार के पास बेरोज़गारों के लिए कोई नियम है ही नहीं। अगर मैं आपको कहूँ तो मेरा स्कूल जीवन में मैंने 12वीं में अपने स्कूल में टॉप किया,
टॉप करने के बाद उसके बाद मैंने बड़ा प्रसन्नता मिली, लोग बड़ा उत्साहित किए, तो अच्छा लगा कि अरे मैंने टॉप किया तो आगे वो। लेकिन उसका जो धीरे धीरे समय चलता गया, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढनी शुरू की, इंदौर गया, वहाँ कोचिंग की। कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे तो जो कोचिंग के पम्पलेट आते हैं उन पम्पलेटों को बांटा। साथ ही मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं रहता था तो कोचिंग में मैं रहता था, एक सोफ़ा मिला था, उसी सोफ़े में रहता था, दिन में पढ़ता था और सोफ़े जो भी रहने का योगदान था तो दिन में पम्पलेट बांट के अपना खर्चा चलाता था। तो इस तरह से कोचिंग की, पढ़ाई की और नौकरी के लिए जितने भी आवेदन किए, NTPC, ग्रुप डी, तो 3 साल 4 साल में तो रेलवे की मतलब परीक्षा हुई। आप परीक्षा देने जाओ, ये सिलेबस तैयार है, परीक्षा होते होते सिलेबस बदल जाता है, आपकी पूरी तैयारी व्यर्थ हो गई। तो धीरे धीरे व्यर्थ हुआ जा रहा है। वर्तमान में भी पटवारी की जॉब आई, पटवारी के समय में बीमार हो गया, किंतु जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। अरे आप जो घोटालेबाज हैं उनको पकड़ो, जिन्होंने अपनी मेहनत से पास किया है उनको नौकरियां दो। ये तो सरकार के पास पूरा डाटा रहता है, ये इतना बड़ा काम नहीं है कि सरकार, वोट दिख रहा है, वोट की वजह से उन्होंने अटका रखा है। अब मेहनत की बात करूं तो अगर मैं अपने सपने की बात करूं तो मेरा सपना तो बहुत बड़ा था। सपना मेरा जैसे सबका सपना होता है उसी तरह मेरा भी सपना था कि पढूं लिखूं, IAS बनूं, देश की सेवा करूं और समाज में जो भी बेरोजगारियां ये देख रहा हूं, दर्द होता है मेरे को भी लगता है समाज में जो ये बुराइयां हैं ये सब दूर होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। तो ये था कि एक IAS एक ज़िला चलाता है तो चलो IAS हो गया, हो सकता है कलेक्टर बनूं और आगे बढ़ूं तो हो सकता है कुछ कर सकूं, लेकिन हो गया सपने डूबते गए, सरकारें बदलती गई, रोज़गार के सही साधन आ नहीं पाए और सपने टूटते गए। और जो भी है उसी में मैंने भी समझौता कर लिया हूँ और बस अपने गायों की सेवा करता हूँ और इसी में सोचता हूँ कि थोड़ा 2-4 पैसे जो भी मिलेंगे उसी में आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं है जी। कहने को तो कहावत है कि कहावत है, एक बघेली में कहावत है कि बिल्कुल पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, हर जोतने से कुठिला भर होता है, बहुत सारा अनाज होता है। लेकिन उसमें भी नहीं है। गाय की सेवा करूं, दूध लेके जाता हूं तो गाय में आप भी जानती हैं कि प्रोटीन और पोषक तत्व तो बहुत होते हैं, लेकिन फैट होता नहीं। फैट होता नहीं तो कितना रुपए मैं लेके गया, गाय का दूध 1 लीटर 27 रुपये गया, मेरा माथा चकरा गया, मैं क्या करूँ। 27 रुपये बिल्कुल क्या 27 रुपये में होता क्या है, 1 किलो उनको खाने का अनाज नहीं आता। तो फिर मैंने दूध बेचना भी बंद कर दिया और बस सेवा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो रोज़गार के बिना शादी हुई नहीं, अकेला जीवन है तो हो गया, चलता रहता है। पूरे अपने जीवन से समझौता कर लिया हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे गायों की सेवा करूँगा और बस उसी में अपना जीवन, क्योंकि सरकारें तो मैंने बहुत देख ली, अब कुछ होने वाला है नहीं, तो बस अपने जीवन से समझौता कर लिया हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। प्राइवेट में आप भी जानती हैं मेरा ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट से हुआ है। जी बिल्कुल। और ये कोई प्रोफेशनल कोर्स है नहीं। जी बिल्कुल। अगर आपको टीचर बनना है तो BEd करना पड़ेगा। BEd करने के लिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपए चाहिए, तो वो मेरे पास है नहीं। उसके अलावा BA करके आप फैक्ट्री में जाएंगे तो मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आप जो एक अनपढ़ व्यक्ति पा रहा है वही पैसा आप ग्रेजुएशन करने के बाद किसी फैक्ट्री में काम करेंगे तो भी पाएंगे। मैंने फोर्स मोटर्स पे काम किया तो जो अनपढ़ व्यक्ति कर रहा था वही काम मेरे को मिला। 3 दिन काम किया, मेरे को फिर अच्छा नहीं लगा, अब क्या करूं, छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे योग्य नहीं थी। जी। उसके बाद प्रतिभा सिंटेक्स में काम किया, उसमें भी वही मजदूरी बेगारी करनी पड़ती थी। तो उसमें भी अब कारण क्या है कि ग्रेजुएशन भी कर लिया और उस हिसाब से काम भी नहीं मिल रहा, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, अरे पढ़े लिखे, हंसते हैं लोग। तो इस वजह से उसको भी छोड़ दिया, इसीलिए अब सीधा घर में बैठ गया हूँ और गायों की सेवा करता हूँ और कुछ नहीं। गायों में नहीं जाता, थोड़ा बहुत मोबाइल है, मनोरंजन हो जाता है, छोटे छोटे भतीजे हैं उनके साथ खेलते कूदते हैं, थोड़ी सी खेती है उसमें थोड़ा बहुत सेवा दे देते हैं, हो गया और कुछ नहीं। और इसके अलावा गायों में ही बहुत सारा समय, किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है, वही जो भी खेत है अपने पास तो उसी में सब खेती मजदूरी करते हैं जो भी है। और सरकार ने भी कहा था
केंद्र सरकार ने कि 2022 तक आपका पैसा डबल कर देंगे किसानों का, लेकिन हम वास्तविक के किसान तो हम हैं। दूध बेचने जाएं तो 1 लीटर 27 रुपये, अमूल का दूध 64 रुपये 65 रुपये, और खेती में जब सब्जी लेके जाएं, अब टमाटर अपना निकालने लगा है तो 20 रुपये 22 रुपये हो गया, और जब हमारा टमाटर नहीं निकलता था तो 100 रुपये 200 रुपये। तो वर्तमान में भिंडी 5 रुपये मंडी में जाती है। तो जब अब किसानों की सब्जियां निकलती हैं, किसानों की फसलें निकलती हैं तो कुछ नहीं होता, सारी सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, सब हो जाती हैं। बहुत सारे किसानों ने आंदोलन किया कि MSP बनाया जाए, सब्जियों को भी आगे बढ़ाया जाए, इसमें भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। लेकिन सब्जियों में, आलू में, टमाटर में, प्याज में किसी सरकार ने आज तक MSP नहीं बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य आज तक किसी ने, सरकार ने उस ओर कोई काम नहीं किया, बस लॉलीपॉप दे देते हैं, कहानी ख़त्म। सीखो कमाओ योजना की बात करें तो जब ये लॉन्च हुई थी तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि चलो एक सरकार द्वारा लागू हुआ और इसमें मैं भी काम करूँगा। लेकिन जब उसका नोटिफिकेशन आया तो पता चला कि 29 साल तक ले ही रहे हैं, और वर्तमान में कोरोना की वजह से वैकेंसियां नहीं निकली, लोग 35 साल 40 साल के बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको अपने आंकड़े में लिया नहीं सरकार ने, 29 साल तक लिया। फिर उसके बाद देखता हूँ मैं, मेरे बहुत सारे मित्रों ने डाला है और उसके आंकड़े भी देखता हूँ, तो उसके आंकड़े पता चलते हैं कि 9 लाख लोग, लगभग 9.5 लाख लोग उसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं सीखो कमाओ योजना में, और लगभग 65,000 वैकेंसियाँ निकली हैं, और जॉब कितने को मिली है? मात्र 15,000 को। तो इसका क्या मतलब? 9 लाख लोग, 65,000 वैकेंसी, 15,000 रोज़गार, और उसमें भी शिवराज जी ने कहा था कि अगस्त तक हम सबको नौकरियां दे देंगे, नौकरियां करने लगेंगे, सितंबर में 10 सितंबर तक उनके पेमेंट आ जाएगी। आज 14 सितंबर है, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं, उनका आवेदन पेंडिंग है, किसी का आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है। जब जगह नहीं है तो आवेदन स्वीकार कहाँ से हो? तो फिर हो गया, मेरे को लगा कि अच्छा था कि मेरी एज नहीं थी, नहीं तो मैं भी पछताता कि एज है और नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो मेरे को एक संतोष अनुभव हुआ कि चलो एज नहीं थी। कागज़ में क्या बात करें, आपको कहें तो अब उस योजना के बारे में कहा जाए तो सरकार ने किस हिसाब से योजना निकाली, कैसे निकाली, लेकिन उसका क्या रूपरेखा थी, घोषणा कर रहे हैं। घोषणा बंद करके उसकी एक रूपरेखा बनानी चाहिए। आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, आप लोगों को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो उसके बाद कोई घोषणा करनी चाहिए। घोषणा कर देंगे, कोई उसका नियम कायदा कानून बनाएंगे नहीं, तो इससे घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है।